चलिए तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ओपोनेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं चंदन भारती और मैं आप लोगों को वेक्टर पढ़ा रहा था पिछली क्लास में। ओके, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन सी बुक क्या मटेरियल फॉलो करना है, कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो करना है। चलिए ओके, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो एक बार मटेरियल को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मटेरियल फॉलो करना है। मुझे क्वेरी आ रही थी इसके बारे में काफी। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा, सिंस आपको बोर्ड भी देना है, तो एनसीईआरटी ये मस्ट है। कई बार नीट वालों तो कभी भूलना मत एनसीईआरटी का रिवीजन करना, क्वेश्चंस करना और एनसीईआरटी रीड करना। ओके, और जेई वालों आपको भी बोर्ड्स देना ही है, तो एनसीईआरटी को पढ़ ही ले। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना मतलब आप एक रिस्क ले रहे हो, देयर इज अ रिस्क फैक्टर। ओके, नेक्स्ट इज फिजिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सिर्फ, तो आपका एच सी वर्मा, ये वर्मा साहब की एक किताब आती है, आप सभी को अब तक तो पता लग ही गया होगा। दो मस्ट है ये, एनसीईआरटी एच सी वर्मा तो आपको बनाना ही बनाना है, फ्रॉम थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। एच सी वर्मा के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बहुत ही क्लासिकल्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट इज दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्यूज में लिख रहा हूँ इनको शॉर्ट में, तो आपको पीवाई क्यूज लगाना ही लगाना है, तभी जाके आपको पैटर्न चलेगा कि किस लेवल का सवाल आ रहा है, क्या पूछ रहा है एक्चुअली जेई या नीट। ओके, तो और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज। पीवाई क्यू बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, पीवाई क्यू मटेरियल आप किसी भी कंपनी का उठा लो, पीवाई क्यू इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। टेस्ट सीरीज अगेन किसी का भी ले लो, जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है टेस्ट सीरीज वो ले लो। ऐसे बहुत जल्दी हमारा ओपोनेंट भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैंने खुद सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए उसके, और अभी कर ही रहा हूँ, इन प्रोसेस है वो। ओके, तो ये हो गया आपका, इतना तो आपका हो गया नीट प्लस जेई मेंस के लिए। ओके, अगर आप एडवांस के लिए की बात करें, एडवांस की बात करें तो आपको थोड़ा सा और, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आ, इतने में एडवांस का कुछ नहीं होगा, एडवांस का होगा, आपने कंसेप्ट सीख लिया है। ओके, अब आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सॉलिड करना है। तो यहाँ पे जो मेरी प्रेफरेंस है, ये रेसनिक, हैलिडे रेसनिक और वॉकर आती है, वो वॉकर मैं प्रीफर नहीं करूंगा और ना ही आपको सजेस्ट करूंगा। आपको क्रेन्स, हेलिडे रेसनिक क्रेन्स की एक किताब आती है, उसके क्वेश्चंस आप लगाओ तो उसमें अलग ही डायमेंशंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो काफी मतलब आपका दिमाग खुलना जिसको बोलते हैं, आप क्वेश्चंस करोगे तो दिमाग खुलेंगे। और इरोडोब के सिलेक्टिव क्वेश्चन, इरोडोब के सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट विच मटेरियल वी हैव टू फॉलो, कौन सा मटेरियल कौन सी किताब हमें फॉलो करना है, इसके लिए इतना ही सजेशन है मेरे पास। तो जो आगे बढ़ने से पहले आज की क्लास में हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, वेक्टर में, वो एक बार हल्का हल्का रिवाइज कर लेते हैं। ओके ओके, सो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारी चीजें आती है, टेम्परेचर, मास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, करंट, बहुत सी चीजें आती है। इनका क्लासिफिकेशन तीन रूप से किया गया, तीन पार्ट्स में किया गया, स्केलर्स हैं, वेक्टर्स हैं एंड टेंसर्स हैं। ओके, तो स्केलर्स क्या है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्केलर्स का एडिशन बिल्कुल ही सिंपल अलजेब्रा फॉलो करके होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने स्केलर्स के, आप ये देख लेना, ये एग्जांपल्स आपको फॉलो कर लेने हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। वेक्टर्स, वेक्टर्स में बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने पिछले क्लास में देखा है कि कितना ज्यादा वैल्यू रखता है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी कितना ज्यादा वैल्यू रखता है वेक्टर्स की स्टडी में। ओके, और यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं होता है आपका। चलिए, हमने यहाँ पे देखा था
व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स? नीड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की क्या जरूरत है हमें? हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लिया था हमने, एक आईआईटी मंडी का एग्जांपल लिया था। इन दोनों को इन साइन बोर्ड से हमने समझा था, और एम्स भी है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के डिफरेंसेस जो है वहां पे टेबुलेट फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि स्केलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर्स के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर्स यूजुअल अलजेब्रा, जो नॉर्मल अलजेब्रा हम लोग फॉलो करते हैं वही फॉलो करता है, उसी से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है इसका, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट वेक्टर्स में बेटा ऐसा नहीं है, वेक्टर्स के अपने अलग सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वेक्टर्स में, ये कहूंगा कि वेक्टर्स मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर किसी चीज के पास डायरेक्शन भी है मगर उसका उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी अलजेब्रा है वो वेक्टर वाला नहीं अप्लाई हो रहा है उसमें, तो हम लोग उसे वेक्टर नहीं कहेंगे। तो सिर्फ डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो तो वो वेक्टर हो जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए अगर उनको उसको वेक्टर बनना है तो उसके लिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन उसे फॉलो करना ही करना चाहिए, अदरवाइज वो वेक्टर होने के लिए क्वालिफाइड इनफ नहीं है। नेक्स्ट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जो एरो की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। एंड जो एरो की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। और इसमें फिर एक हेड है, इस एरो का एक हेड होगा और एक टेल होगा। इतना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बस इस स्लाइड में। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस आपको फिर से करने हैं। बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल बहुत ही हल्के से। अगर आपको फिर से करने क्वेश्चंस तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लो। अगेन एक छोटा सा सवाल था, क्या एक वेक्टर को अगर हम किसी एंगल से रोटेट कर दे तो वो सच में चेंज हो जाएगा? जरूरी है कि वो चेंज हो जाए? तो डिपेंड करता है कि आप अगर 360 से घुमाते हो किसी भी वेक्टर को तो वो चेंज नहीं होगा, और 360 डिग्री के अलावा किसी एंगल से घुमाते हो तो आप वो चेंज हो जाएगा। अब फिर अगला था कि हमने वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सीखा था। एंगल निकालने में सबसे जरूरी बात क्या थी, क्या क्या स्टेप्स थे? कि सबसे पहले दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनके टेल टू टेल ज्वाइन कर लेना, मतलब दोनों वेक्टर की पूंछ एक साथ लाकर जोड़ देनी है हमें, ओके। और उसके बाद दो एंगल बनेंगे उसमें, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों के बीच पूंछ जोड़ दी हमने, ये भी एक एंगल बना और ये भी एक एंगल बना। तो जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उस एंगल को हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से सवाल किए थे कि एक एक्सरसाइज किया था कि वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलो बच्चा पार्टी, तो एक बार कंसंट्रेट करते हैं फिर से आज की क्लास में। जो आज के टॉपिक्स हैं हमने रिवाइज कर लिया, रिकैप कर लिया। एक बार देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बात कुछ ऐसी है, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, यहां से कोई निकला, कैसे भी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ आके रुक गया बी। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ ये जितना ट्रेवल किया इसने, ये सब डिस्टेंस में काउंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट बस इतना सा, ए से बी के बीच में कितनी दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट है आपकी। राइट, ओके। चलिए, ये तो हो गया कि डिस्टेंस दिया हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले। अब मान लो आपके पास बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? तो मेरा कुछ कहने का ये मतलब है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है, जो मान लो 3 डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं हम। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया सर, ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट।
क्या बोलोगे ना भैया ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने एक्चुअली देखिए जाने अनजाने में किया क्या है। जाने अनजाने में आपने तीन वेक्टर्स को जोड़ के उसका रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब देखिए अगर मैं इस वेक्टर का नाम दे दूं वेक्टर ए, इस वेक्टर का नाम दे दूं वेक्टर बी, इस वेक्टर का नाम दे दूं वेक्टर सी, और इस वेक्टर का नाम दे दूं वेक्टर डी। तो आपने किया क्या है यहाँ पे कि कुछ ऐसा किया है आपने, डी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बिल्कुल वैलिड है, दिख रहा है यहाँ से। हमने क्या किया, ए को जो और बी, हमने तीन डिस्प्लेसमेंट लिए थे ए बी सी, और फिर मैंने पूछा कि आपने फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपने बोला कि सर जहां से हमने शुरू की थी पॉइंट ए से और जहां हमने पॉइंट बी पे खत्म किया था, तो बस यहां से ए से लेके बी तक वही है मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो सही, बहुत सही जवाब। तो हमने अनजाने में क्या किया कि हमने तीन वेक्टर को जोड़ दिया है। ओके, अब देखिए ये प्रोसेस क्या है, हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया है इसमें। वो प्रोसेस कौन सा है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अभी। चलिए प्रोसेस को देखते हैं क्या किया है। सबसे पहला प्रोसेस जो हमने फॉलो किया यहाँ पे, कि जितने भी वेक्टर्स थे, वेक्टर्स क्या क्या थे हमारे पास स्टार्टिंग में, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, उनको हमने टेल टू हेड जोड़ दिया है। टेल टू हेड देखो, बी का टेल ए के हेड से जुड़ा है ना, यहाँ पे देखो बी का टेल ए के हेड से जुड़ा है, सी का टेल बी के हेड से जुड़ा है, जुड़ा है बिल्कुल। तो हमने उसको एक एक करके बारी बारी से टेल टू हेड क्या किया, ज्वाइन कर दिया है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या ज्वाइन किया है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन था अपना ए, ए का पूछ कहाँ है पे, ये है। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। क्या समझ में आया ये। तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कहाँ पे है, तो कहेगी पॉइंट आउट करिए टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये रहा। एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर हमारा कौन सा है, सी है, ये है। तो हमने ये टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, मतलब यहां से लेके यहां तक हमने ज्वाइन किया, और वो हमें फाइनल रिजल्टेंट दे देता है। ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने एक तरीका सीख लिया यहाँ पे कि वेक्टर्स को ऐड करने का, बहुत सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका है। दिस इज ऑल्सो मैनर टू ऐड द वेक्टर्स। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखें। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमें क्लियर है ही, डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हमें ये भी क्लियर, हमने एक तरीका सीख लिया जाने जाने, और भी तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने का, बट उनमें से ये भी एक तरीका है। चलिए, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, वेक्टर डू नॉट चेंज इफ it is shifted parallel to itself without changing its magnitude। एक वेक्टर को अगर हम उसके पैरेलल ही शिफ्ट कर दें, मतलब ये एक वेक्टर हो गया सपोज करिए,
इसको हम इसके पैरेलल ही शिफ्ट करते जाएं, कहीं भी पैरेलल, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है ये एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे हम। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ले लिए, या चलिए नॉर्थ साउथ चार डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है ये मैं पहले लिख देता हूँ इसको। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ये पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सबसे पहले ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर। ओके, तो चलिए ईस्ट के डायरेक्शन में हम एक वेक्टर ले लेते हैं अपने अंदाज से 5 मीटर का, ईस्ट। ये हो गया ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर का एक वेक्टर। ओके, अब क्या कह रहा है, अब यहां से कहाँ जाना है हमें, यहां से हमें जाना है 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ। तो हम फिर एक वेक्टर ले लेंगे लगभग सेमी मैग्नीट्यूड का। हाँ, 5 मीटर कह रहा है तो सेमी मैग्नीट्यूड का लेना है हमें। एक वेक्टर ले लिया हमने 5 मीटर का। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या मिला। अभी हम पिछले पिछले स्लाइड में सीख के आ रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करेंगे कि हम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर को ऐड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, हमारा सेकंड वेक्टर ये वाला हो गया हमारा। ओके, अब हम इसे ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे जो आएगा वो जोड़ देंगे, और जो जोड़ देंगे वही हमारा रिजल्टेंट होगा। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट। ओके, जो ये व्हाइट वाला वेक्टर है आपका रिजल्टेंट हो गया। चलिए, तो पहले का तो हमें निकल गया सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसमें पहले नॉर्थ की तरफ 5 मीटर जाना है, और उसके बाद 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, उसके बाद ईस्ट की तरफ 5 मीटर जाना है हमें। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ चला जाए। नॉर्थ तो ये है, 5 मीटर नॉर्थ चलते हैं, एंड देन 5 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, चलिए तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलते हैं हम। तो यहाँ पे बेटा गौर करने वाली बात है, हमने दो क्वेश्चन को किया। कौन कौन से क्वेश्चन किए हमने, एक ये वाला क्वेश्चन किया, एक ये वाला क्वेश्चन किया, और दोनों क्वेश्चन में हमें सेम आंसर मिला। देख सकते हैं आप, रिजल्टेंट सेम है। अगर जो पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया कि टेल ऑफ द लास्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द सॉरी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर को ऐड कर जोड़ देने पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही किया, तो दोनों का रिजल्टेंट तो यही, ये व्हाइट वाला। अब देखिए रिजल्टेंट क्यों चेंज नहीं हुआ, रिजल्टेंट क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ये वाला वेक्टर था इसको हमने बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ ऐसा तो ये गलत नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट हुआ है ये, राइट। और दूसरे वेक्टर को अगर देखें, देखो ये वाला वेक्टर भी बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट हो गया है, और सिंस दे हैव शिफ्टेड पैरेलली, इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट डिफर नहीं कर रहा, फाइनल रिजल्ट सेम है दोनों केस में। सो यही से ये चीज वेरीफाई होता है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके, तो यही ये बात मुझे आपको समझानी थी यहाँ पे इस स्लाइड से, कि एक वेक्टर को इसके पैरेलल अगर आप कहीं भी रख दो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड,
तो ये चेंज नहीं होगा वेक्टर। तो इस बात को कंक्लूड करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा। इस बात को कंक्लूड कंक्लूड करना है। एक वेक्टर ले लेते हैं, चलो जी। और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर मान लो आप, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी वेक्टर मान लो। एक्स वाई प्लेन है हमारा, सो वो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और ये हमारा एक वेक्टर है कोई, कुछ भी नाम रख लो, एक इन जनरल एक वेक्टर है ये, ओके। अगर हम इसको इसके पैरेलली अगर शिफ्ट करते जाए, पैरेलली यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो आप, बस ये ख्याल में रखना है कि इसको इसके पैरेलली शिफ्ट किया गया और इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना किया गया हो, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, दिस वेक्टर विल रिमेन सेम, ओके। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का क्या सीन है बेटा कि एक वेक्टर हमारा ए है सपोज करिए, और एक वेक्टर बी है। इक्वल होने के कंडीशंस क्या है? कंडीशंस टू बी इक्वल। पहला कंडीशन क्या, पहला कंडीशन सपोज करो, पहला कंडीशन क्या होगा? सबसे पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दो चीज इक्वल तभी होगी, सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो मैं कर देता हूँ सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा, वेक्टर है, वेक्टर के पास दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, सबसे बड़ा खजाना क्या होता है इसका दूसरा, कि मैग्नीट्यूड के बाद इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। तो बेटा क्या ये दोनों कर देने से, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल कर देने से क्या वेक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे? ए और बी वेक्टर क्या इक्वल हो जाएंगे? तीसरा कंडीशन भी है। तीसरा कंडीशन ये है कि दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब, चलो मैं पहले लिख देता हूं इसको। ए एंड वेक्टर बी शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर ए फोर्स को डिनोट कर रहा है तो वेक्टर बी भी फोर्स को डिनोट करेगा, तभी उनको इक्वल कर सकते हैं आप। वेक्टर ए और वेक्टर बी है बेटा जो दोनों, अगर वेक्टर ए हमारा फोर्स को डिनोट कर रहा है तो वेक्टर बी भी फोर्स को ही डिनोट करेगा, तभी इन दोनों को इक्वल कहेंगे, गिवन दैट कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में है, ओके। अगर दोनों के यूनिट ही सही नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, फिर वो इक्वल कैसे होंगे? नहीं होंगे। इसलिए ये लाइन लिखी गई यहाँ पे, ये छोटा सा, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तीसरा कंडीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो वेक्टर ए हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, तो बेटे वेक्टर वी भी हमें एक्सेलरेशन को ही डिनोट करना चाहिए, तभी जाके इन्हें इक्वल मानेंगे। आई थिंक ये क्लियर है, छोटी सी बात थी मैंने बता दी। चलिए, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर कहने का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कोलिनियर कहने का कि दो वेक्टर आपके अगर सेम लाइन में हो, अगर ये वेक्टर ये ऐसा हो गया और दूसरा वेक्टर भी ऐसा हो गया, ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर वेक्टर कह दिए जाएंगे। कोलिनियर का मतलब यही होता है कि एक ही लाइन में। क्या क्लियर है ये चीज?
तो कोलिनियर जब होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? कोलिनियर होंगे तो इनडायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। देख लो, अगर हेड इनका इसकी पूछ और इसकी पूछ आपस में एक जोड़ दोगे तो ये फिर ये 0 डिग्री पे होगा। एंगल निकालना आता है हमें, एंगल निकाल लो। पिछले क्लास में मैंने बताया, आप किसी को डाउट है तो पिछले क्लास में जाके देख सकता है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स का 0 डिग्री हो जाए तो उसे कोलिनियर कहते हैं। ओके, चलो, कोलिनियर वेक्टर्स तो हो गया। कोलिनियर दो पॉइंट्स लिए हैं मैंने, इन जनरल दो पॉइंट्स लिए हैं मैंने। दूसरा पॉइंट कहीं भी ले लिया मैंने, सपोज करो, चलो इधर ले लिया हूँ, इधर ले लिया है, ठीक है। तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है? बिल्कुल। दो, देखो, दो लाइंस कभी भी होंगे तो दो पॉइंट्स कभी भी होंगे तो कोलिनियर ही होना है उनको। देखो, कहीं भी ले लो आप, उससे उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बट अगर मान लो तीसरा जैसे ही आपने पॉइंट ले लिया है, तीसरा कोई पॉइंट ले लिया आपने कहीं, अब तीसरे पॉइंट को कोलिनियर होने के लिए कंडीशन आ जाएगी कि ये इस लाइन पे ही होना चाहिए, तभी इसे कोलिनियर कर सकते हैं। मान लो अब यहाँ पे लिया तीसरा पॉइंट, तभी इसे कोलिनियर कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी ले लिया तो कोलिनियर नहीं कर सकते, इन जनरल कहीं भी ले लो तो कोलिनियर नहीं कर सकते। अब जैसे ही तीसरा पॉइंट आया तो एक रिस्ट्रिक्शन आ गई हमारे ऊपर कि नहीं, अब तीसरा पॉइंट उसी लाइन में होगी, इसी लाइन में होगी, तभी जाके आप उसे कोलिनियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी। और जो वेक्टर्स को जानते हैं अब तक, ठीक है, उनको पता होगा कि जब ये कोलिनियर वेक्टर्स निकालने, फाइंड आउट करने हैं तो हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा, अगर जिन्हें पता है उसके लिए मैंने बता दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट इनका एंगल देखो बेटा 0 हो गया, तो सपोज करिए अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? कितना होता है क्रॉस बी? ए बी साइन थीटा। साइन थीटा में साइन तो 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि अगर किसी भी दो वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया और वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि वो कॉलिनियर है। तो कॉलिनियरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो कॉलिनियर, 0 नहीं आया तो नॉन कॉलिनियर। चलिए, इसी तरह से हमारा कोप्लेनर। कोप्लेनर से पहले हम जानते हैं कि प्लेन्स कैसे दिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्स जेड प्लेन होगा ये, सिंस ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस के बीच में बना, तो ये एक्स और ये एक्स जेड एक्सिस कहलाएगा। ओके, तो प्लेन्स हमारे बेटा कुछ ऐसे दिखते हैं। प्लेन्स है ये, प्लेन्स बोले तो हिंदी में समतल। तो एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या प्लेन्स, सर जितने यहाँ पे दिख रहे हैं वही प्लेन्स है और एक्स्ट्रा और कोई प्लेन नहीं हो सकता? तो मेरा जवाब है नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, कितने भी प्लेन्स आप चाहो ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो सर कोप्लेनर्स वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, तो जैसे हमने अभी पॉइंट के बारे में बात की थी कि दो पॉइंट लेंगे हम, ओके, तो उन्हें कोलिनियर होना ही होना है। वैसे ही कोप्लेनर्स वेक्टर्स में है कि अगर दो वेक्टर हमने लिया तो उन्हें कोप्लेनर होना ही होना है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सपोज करिए मेरे हाथ में दो पेन है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी enlarge माई स्क्रीन। ओके, सपोज करिए कि मेरे हाथ में दो प्लेन है, सॉरी, दो वेक्टर्स है। एक पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अब मैं इसे कहीं भी ले लूं, कैसे भी ले लूं, कितने भी एंगल पे ले लूं,
इन्हें कोप्लेनर होना ही होना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कोप्लेनर है। इन इन जनरल हम मैंने पहले इसे कहीं भी प्लेस किया और मैं इसे इन जनरल कहीं भी प्लेस करता हूँ, तो अब देखो प्लेन का मतलब एक समतल है, तो ये दोनों एक प्लेन में आ ही जाएंगे। देखो दोनों एक प्लेन में आ गया, एक कॉपी एक प्लेन है, दोनों एक प्लेन में आ गया। अब सपोज करिए इसका एंगल मैं चेंज कर देता हूँ, इसका एंगल मैं चेंज कर देता हूँ, इसका एंगल मैं इधर कर देता हूँ, फिर से एक कोप्लेनर है। कैसे? अब ये देखिए एक ही प्लेन में हम इसको ले आ सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए फिर से दोनों एक ही प्लेन में आ गया, राइट। अब जैसे हम तीसरे वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं बेटे, तीसरा वेक्टर, अब यहां पे गड़बड़ी है। अब तीसरा वेक्टर आ गया तो जरूरी नहीं है कि ये कोप्लेनर हो ही हो तीनों। क्यों? क्योंकि अब ये डिपेंड करता है। अब देखो तीनों ये अलग अलग प्लेन में है। अगर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो तीसरा पहला और तीसरा वेक्टर जो एक प्लेन में आ गया, मगर ये जो आपका दूसरा वेक्टर था वो प्लेन में अब नहीं है। अब एक प्लेन में वो नहीं आ पा रहा है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही है तो ओके। सो कोप्लेनर, अगर दो वेक्टर है तो वो ऑलवेज कोप्लेनर है। तो यही लिखा गया यहाँ पे कि सेट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कोप्लेनर। ओके। और सेट ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स में और मे नॉट बी प्लेनर। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके यूज है, यूजेस क्या है, ये कहाँ पे उपयोग में आता है, कहाँ पे इसका यूज करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ इस ये चीजें कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो जब मैं और वेक्टर डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी और आगे पढ़ेंगे, जब हमारा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से हम लोग सीख लेंगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, और यूज करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू। ये तो फिलहाल अभी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ आपको कि जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात करी, तो एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे तीन अगर वेक्टर्स हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाता है। और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है, सपोज कर लो ए बी सी तीन वेक्टर्स है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, ये होता है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे डिफरेंट ऐसे लिखते हैं। ओके, तीन वेक्टर्स के लिए डिफाइंड है ये। तो ये यूज कहाँ पे आते हैं, यूजेस क्या है इसके। ये स्लाइड खत्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नहीं है मेरे पास। चलिए, तो यूज की बात करूं तो सबसे पहले ये वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइप, ये यहाँ पे यूज होता है। एंड अगेन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने में यूज होता है। ये मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, मैथमेटिक्स में भी ये चीज पढ़ते हो। और ऑफ कोर्स प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, को सॉरी तीन वेक्टर्स आपके कोप्लेनर है या नहीं, इसके लिए भी यूज होगा, जैसा कि हमने देखा। अब देखो तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हो गए, ठीक है, तो वो कोई भी वॉल्यूम नहीं बनाएंगे आपस में, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया वॉल्यूम, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया, तो मतलब क्या है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए हैं। तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए, तो अगले टॉपिक में मूव करते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स को पढ़ने के लिए एक स्टेटमेंट में लिखता हूं पहले, जो कॉन्करेंट को की डिफिनेशन है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। टू और मोर वेक्टर्स
सॉरी, टू और मोर vectors intersecting each other at same point. और इसका एक और डिफिनेशन है, अगर एक एक टर्म आता है, वो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, और their line of action is a very important term, line of action intersect at same point. तब भी उसको कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे हम। फिर तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है। ये शब्द जो मैंने लिखा है, ये टर्म जो मैंने लिखा है, ये लाइन ऑफ वेक्टर क्या होता है। लाइन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन। कोई भी वेक्टर अगर आप ले लो, कोई भी वेक्टर अगर आप लेते हो, सॉरी, कोई भी अगर आप एक वेक्टर ले लिया आपने, ठीक है, तो अगर आप इसको आगे और पीछे दोनों की डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसा कि आप इसको एक्सटेंड करो, तो ये जो डॉटेड लाइन बनी है ना, मैंने इसको बस एक्सटेंड किया आगे की तरफ या और पीछे की तरफ, ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन जो डॉटेड वाली लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मान लो ये वेक्टर कोई ए है, तो ये जो लाइन है पूरी, यहां से लेके यहां तक और बिल्कुल जहां तक जा सके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ऐसा कुछ होता है हमारा लाइन ऑफ वेक्टर। लाइन ऑफ वेक्टर का ये मतलब है हमारा, ओके। ये तो लाइन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन, मेरी उम्मीद से सबको समझ में आ गया होगा कि क्या है लाइन ऑफ एक्शन। अब देखते हैं कि कॉन्करेंट वेक्टर्स का क्या कहना है। कि सबसे पहले अगर ऊपर वाली लाइन आप पढ़ो, तो सबसे पहले तो कि वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सेम पॉइंट, तो ये तो सिंपल सा हो गया कि तीन वेक्टर हो गए, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो गए, तो चलो तीन वेक्टर ले लेते हैं, ओके, और इनको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर सपोज करिए ये हो गया, और एक वेक्टर सपोज करिए ये हो गया। तो एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो तीनों इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये concurrent vectors हो गए। then we can say that vector a b and c are concurrent vectors, ओके okay? अब देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन वाला एग्जांपल कुछ देखते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा है कि हमने कोई एक बॉडी ले लिया, कोई भी बॉडी ले लिया, सपोज दिस इज अ बॉडी। अब इस पे दो से ज्यादा मल्टीपल फोर्सेस लेते हैं हम। उसके लिए मल्टीपल फोर्सेस लिए हमने, कि एक तो इधर इधर की तरफ खींच रहा है इसे, एक इधर खींच रहा है इसे, और एक ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है इसे, सॉरी, एक बेटे ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है इसे, वेक्टर्स मान के चलो इसको आप। तो क्या है कि अगर अब हम लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करें इसकी, तो लाइन ऑफ एक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा, इसको एक्सटेंड करना है हमें, तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे,
इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो हम देखते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट पे मिल गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, तो ये तीनों वेक्टर्स कॉन्करेंट है। अब सपोज करिए कि एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, एग्जाम्पल में हमारा कि कुछ ऐसा होता, जरूरी नहीं है ना कि ये एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल तो कुछ और भी हो सकते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल कुछ हमारा ऐसा होता, तीन वेक्टर है हमारे, तीन वेक्टर ले लिया हमने, एक वेक्टर इधर की तरफ ले लिया, ओके, एक वेक्टर मैं इधर की तरफ ले लेता हूं, और तीसरा वेक्टर मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा ले लेता हूं। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करने का मैं प्रयास करूं अगर एक बार, तो चलो लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कैसे करते हैं कि इनको एक्सटेंड करते हैं वेक्टर्स को, एक्सटेंड करिए, इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जाएगा, ऐसा, इन दोनों वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम, तो चलिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ये तीनों वेक्टर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन अगर नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ए बी सी आर नॉट कॉन्करेंट वेक्टर्स। क्या, सीधी सी बात है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मैं आपका कमेंट एंटरटेन करूंगा, बिल्कुल करूंगा। चलिए अगला है हमारा नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर ये क्या है, देखो ऐसे जीरो होना, नॉर्मल जीरो होना और वेक्टर जीरो होना में अंतर है। क्या अंतर है सर, ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए क्या अंतर है मैं बताता हूँ। वेक्टर्स के थ्रू हम समझते हैं कि क्या है नल वेक्टर, एक ये वेक्टर हो गया, बहुत सारे वेक्टर लेते हैं और उसको टेल टू हेड जोड़ देते हैं, एक आपका ये वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया। अभी आप क्या कहोगे कि रिजल्टेंट क्या, कैसा है आपका, तो रिजल्टेंट आप कहोगे कि सर रिजल्टेंट तो ये है हमारा, क्या यही है रिजल्टेंट हमारा। उसके लिए ये वेक्टर ए है हमारा, ये हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। अब क्या कहोगे सर रिजल्टेंट तो हमारा ये है, डी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके, ये आपका रिजल्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि ना डी वाले को ना चेंज कर देता हूँ, जो वेक्टर डी है हमारा उसको हटा के मैं उसको रिप्लेस, देखो कैसे करता हूँ, पूरा खेल यहीं पे है। अब क्या है रिजल्टेंट, चार वेक्टर्स हो गए हमारे पास, अब चारों का रिजल्टेंट क्या है ये बताइए। अब डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से जाए तो सर जहां पे गए, जहां से हमने शुरू किया था हम तो वहीं पे खत्म करके, हमने इस पॉइंट से शुरुआत किया, सपोज करो दिस पॉइंट इज सम एक्स, तो सर हमने खत्म भी एक्स पे ही किया है। तो अब जो एक्स वेक्टर है, अब बेटा चार डिस्प्लेसमेंट है, ए बी सी डी चार डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। अब चारों को जो जोड़ के मिला, जो हमारे सम करके मिला, चारों को ऐड करके मिला है, वो तो जीरो है ना। तो क्या है, वेक्टर एक्स इक्वल्स टू ए बी
C plus D, A plus B plus C plus D, whereas the magnitude of this vector x is the magnitude of vector x is 0। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? सर हम तो जहां से चले थे वही पहुंच गए, तो सर रिजल्टेंट हमारा 0 है। ओके, तो सर फिर इसमें वेक्टर की क्या बात है, मतलब क्या जीरो वेक्टर और नॉर्मल जीरो और फिर इस जीरो वेक्टर में क्या डिफरेंस है? सर बेटा है डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि ये जो जीरो है, ये जो जीरो है ये वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जीरो आया हमारा। ये कोई नॉर्मल जीरो नहीं है, ये इज्जत से जीरो है बिल्कुल। इसके पास एक प्रतिष्ठा है। ये चार वेक्टर्स को जोड़ के जीरो बना है। दैट इज वाई दिस इज अ जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि चिंटू है हमारा, वो चलता ही नहीं है, एक साथ एक ही जगह पे बैठा रह गया, तो भी उसका वो उसका उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 0। और चिंटू का भाई मिंटू है, उसने पूरा ये चारों डिस्प्लेसमेंट कवर रखी, ए बी प्लस सी प्लस डी। इसकी तो एनर्जी गई ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करने में एनर्जी गई, तो ये 0 है, ये भी 0 है। बट ये मिंटू भाई मेहनती है, ये इसमें इज्जत से 0 है, ये इसने मेहनत किया है। बट चिंटू क्या है? सिर्फ बैठा बैठा 0 है। तो ये एक फर्क है। सो नल और जीरो वेक्टर और ऐसे ही सिंपल जीरो होने में डिफरेंस है। इसकी इस बात का यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में इस बात का इस्तेमाल होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। चलो बेटा यूनिट वेक्टर से हम, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, 45 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम यूनिट वेक्टर का डिस्कशन कल करेंगे। और यूनिट वेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें हमारे साइंटिस्ट को अलग से एक सिंबल देना पड़ गया कि जो भी वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, मान लो ए इज यूनिट वेक्टर, तो इसके ऊपर एक आके हम टोपी ऐसी पहनाएंगे। नॉर्मल ए देना होता तो कैसे करते हैं हम? ऐसा। मगर अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ऐसे कैप पहनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए इसका डिस्कशन डिस्कशन कल फ्रेश माइंड से करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।